नमस्कार नेपाली साथीहरू, आजको टॉपिक छ नेपालले पनि अमेरिकासँग दुश्मनी मोल लिइरहेछ। जसरी इरानले अमेरिकासँग दुश्मनी लिएको थिए, यसको रिजल्ट के भयो? इरानमा बसेका अमेरिकाका सबैभन्दा ठुलो दुश्मन थिए कासिम सुलेमानी र दोस्रो थिए इब्राहिम रइसी। कासिम सुलेमानीलाई अमेरिकाले मिसाइल हमलाबाट माथिको टिकट कटाइदिए र अब अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन जुन कि इरानमा थिए इब्राहिम रइसीको पनि स्वर्गवास भयो। इरानको फरेन मिनिस्टरको पनि स्वर्गवास भयो र टोटल 6 मन्त्री इरानका। साथीहरू, हिन्दीमा बोल्छु किनभने नेपाली स्पष्ट आइरहे छैन। हाम्रो आज को टॉपिक यानी हमारा आज का टॉपिक है कि नेपाल भी ईरान से, माफ कीजिए, नेपाल भी अमेरिका से कहीं न कहीं दुश्मनी मोल ले रहा है। जैसे ईरान ने लिया तो ईरान का हाल आपने देख लिया होगा कि क्या हो गया। ईरान में जो अमेरिका के दुश्मन थे, अमेरिका ने उनको एक एक करके निपटा दिया, यानी ऊपर का टिकट उनका कटा दिया। सबसे बड़ा दुश्मन जो ईरान में बैठा था अमेरिका का, वो था इब्राहिम रईसी। और आपने सुना होगा कि इब्राहिम रईसी की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। देखिए, नेपाल में भी अमेरिका का विरोध शुरू हो चुका है बड़े स्तर पे। और आपको पता होगा कि अमेरिका से जिस देश ने भी दुश्मनी मोल ली है, उस देश का सर्वनाश या सर्वनाश जरूर हुआ है। हालांकि नेपाल और अमेरिका परमानेंट दुश्मन बिल्कुल नहीं है, आज भी मित्र देश है, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल में अमेरिका का विरोध तेजी से बढ़ रहा है। आप थोड़ा इतिहास देख लीजिए। अमेरिका ने इराक से दुश्मनी की, इराक को सत्यानाश मार दिया, इराक का। सीरिया की ऐसी की तैसी कर दी, इजिप्ट की ऐसी की तैसी कर दी, अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। यानी जो भी देश अमेरिका की बात नहीं माना, अमेरिका ने उसका बहुत भारी नुकसान किया। ईरान ने भी अमेरिका की बात नहीं मानी, रूस चीन की तरफ गया, तो आप देख सकते हैं ईरान पे प्रतिबंध इतने लगा दिए कि वो हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पाया। आपको पता होना चाहिए कि इब्राहिम रईसी की जिस हेलीकॉप्टर से मौत हुई, वो हेलीकॉप्टर अमेरिका का ही था, बेल 212, और वो लगभग 55 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। ईरान पे अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगाए कि ईरान अपने लिए हेलीकॉप्टर भी नहीं खरीद पाता था नया। 2015 में जर्मनी से उसने मदद मांगी। जर्मनी ने कहा ठीक है, हम ईरान को हेलीकॉप्टर देंगे, लेकिन ट्रंप आया, ट्रंप ने मना कर दिया। अगर जर्मनी ईरान को हेलीकॉप्टर दे देता तो इब्राहिम रईसी की मौत नहीं होती, क्योंकि इब्राहिम रईसी की मौत का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि पुराना हेलीकॉप्टर पे वो यात्रा कर रहे थे। हालांकि चीन का कहना है कि इसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ है, और दोस्तों हो भी सकता है। कारण यह है कि ईरान बहुत जल्दी एटम बम बना देगा, और इजराइल और अमेरिका कभी नहीं चाहते कि ईरान एटम बम बनाए। यहां तक कि सऊदी अरब भी नहीं चाहता, कतर नहीं चाहता, ये भी जो देश हैं कतार आदि, ये कोई नहीं चाहते कि ईरान एटम बम बनाए, क्योंकि ईरान शिया मुल्क है और सऊदी कतार आदि जो देश हैं ये सुन्नी मुल्क है, और शिया और सुन्नी का झगड़ा 1500 साल पुराना है। देखिए, जिस हेलीकॉप्टर से मौत हुई वो हेलीकॉप्टर अमेरिका का था, और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन आदि में किल स्विच रखता है। दोस्तों, किल स्विच का मतलब होता है कि अगर हमने माना फाइटर प्लेन खरीदा और अमेरिका ने वहां से किल स्विच एक्टिवेट कर दिया, तो हमारा हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन एक्टिवेट नहीं होगा, चलेगा नहीं, या गिर जाएगा, या टेक ऑफ नहीं करेगा। तो ये भी मान सकते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में किल स्विच का उपयोग किया होगा अमेरिका ने, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि 1979 में ये हेलीकॉप्टर खरीदा था ईरान ने अमेरिका से, उससे पहले 78 में लगभग, और किल स्विच का उपयोग अमेरिका 1970 से कर रहा है। तो ये मान सकते हैं कि इसमें किल स्विच का उपयोग हुआ, हालांकि ये किसी ने कहा नहीं, ये हम अपने दिमाग से कह रहे हैं। ठीक। दूसरा, चीन ने साफ क्लियर कर दिया कि इब्राहिम रईसी और जो 6 मंत्री मारे गए फॉरेन मिनिस्टर सहित, उनको मारने में इजराइल अमेरिका का हाथ है। तो ये बिल्कुल हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है,
क्योंकि अमेरिका ने अपने दुश्मन देश को कभी छोड़ा ही नहीं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेपाल के राजा, सद्दाम, गद्दाफी और भी बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों जिन्होंने अमेरिका से दुश्मनी मोल ली और सीधे उनका ऊपर का टिकट कटा। और इब्राहिम रईसी तो बहुत पावरफुल आदमी थे और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन थे, उनका भी ऊपर का टिकट कट गया। तो मान सकते हैं कहीं ना कहीं अमेरिका हो सकता है, बाकी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जब आप गहराई से सोचेंगे तो आप इसी चीज पर जाएंगे कि इब्राहिम रईसी की ऊपर का टिकट कटवाने में कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। चलिए, हमने माना अमेरिका का हाथ नहीं है, लेकिन अमेरिका यदि प्रतिबंध नहीं लगाता तो ईरान नए हेलीकॉप्टर खरीदता और तब दुर्घटना नहीं होती नए हेलीकॉप्टर की। आउट डेट वाले हेलीकॉप्टर पे यात्रा कर रहे थे इब्राहिम रईसी। तो नेपाल भी कहीं ना कहीं अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है। हालांकि कागजों में आज भी नेपाल और अमेरिका मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन नेपाल के अंदर यदि देखते हैं तो एक बहुत बड़ा धड़ा तैयार हो चुका है। लगभग 60% नेपाली अमेरिका के विरोधी हैं। कारण नेपाल की सोशल मीडिया ने झूठे एनालिसिस करके अमेरिका को अपना दुश्मन बना दिया। नेपाली जनता सोचती है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। देखिए, नेपाल अमेरिका से दुश्मनी करे या दोस्ती करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है केवल आपको सच्चाई बता देना। बाकी देश आपका, फैसला आपका, हमारा काम केवल सही बात आपको बता देना है। आप देख सकते हैं नेपाली मीडिया में अमेरिका का बहुत विरोध किया जाता है, भारत का भी बहुत विरोध किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नेपाल की जनता अमेरिका की विरोधी हो रही है। नेपाल का जो सत्ता पक्ष है वो अमेरिका का विरोधी नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका से यदि दुश्मनी लेंगे तो हमको नुकसान होंगे। क्योंकि नेपाल को जो भी रेमिटेंस आता है, रोजगार मिलता है, वो लगभग 80% अमेरिका के सपोर्टर देश ही हैं, जहां से नेपाल को पैसा और रोजगार आता है। देखिए, नेपाली लोग किम जोंग उन यानी उत्तरी कोरिया की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन नेपाल को रोजगार देता है उत्तरी कोरिया का दुश्मन दक्षिणी कोरिया। ठीक, नेपाली लोग जापान और भारत को गाली देते हैं और चीन की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन नेपाल को रोजगार मिलता है भारत से और जापान से। नेपाली लोग इजराइल के विरोधी भी हैं और ईरान के सपोर्टर हैं, लेकिन नेपालियों को रोजगार इजराइल से मिलता है। कहने का मतलब है कि जहां से नेपाल को रोजगार मिलता है और जहां से नेपाल में रेमिटेंस आता है, वो सब देश अमेरिका के सहयोगी देश हैं। इसलिए नेपाल की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो अमेरिका से दुश्मनी कभी नहीं लेती। वो मिलाने का प्रयास करती है कि चीन को भी साथ में रखें, भारत को भी साथ में रखें और अमेरिका को भी साथ में रखें। और दोस्तों, यही होना चाहिए विदेश नीति में, जो कि एक प्रकार की अच्छी विदेश नीति पिछले 2-3 साल में नेपाल की दिखाई दे रही है। चाहे देवबाजी हो या प्रचंड हो, इन्होंने जिस विदेश नीति का पालन किया है वो एकदम बढ़िया है। सभी देशों को मिला के चलना। जबकि ओली जब आए तो उनकी विदेश नीति भारत विरोधी रही और चीन और अमेरिका की सपोर्टर रही। ध्यान में रखिए, चीन भारत दुश्मन तो अमेरिका भारत भी दुश्मन ही है। भले नेपाली मीडिया कुछ भी बोले कि अमेरिका और भारत दोस्त हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि चाबहार में अभी भारत ने 10 साल ईरान के चाबहार का जो पोर्ट है, भारत को समझौता हुआ ईरान और भारत का। अमेरिका ने बोला हम भारत पे प्रतिबंध लगा देंगे। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका का उम्र खत्म हो गई, अमेरिका का प्रभाव खत्म हो गया। यानी आप देखते होंगे भारत और अमेरिका भी आपस में कहीं ना कहीं टक्कर होती रहती है। लेकिन भारत बड़ा देश है, अमेरिकी प्रतिबंध भारत पे लगेंगे तो नुकसान होगा, जरूर होगा। लेकिन भारत की मदद कर, अगर अमेरिका भारत दुश्मन बन जाते हैं तो भारत की मदद करने के लिए बहुत सारे देश खड़े हो जाएंगे। जैसे रूस तो है ही है, चाइना भी इनडायरेक्टली मदद करेगा भारत को, क्योंकि चाइना अपना दुश्मन अमेरिका को मानता है, भारत को नहीं। लेकिन नेपाल पे प्रतिबंध लगेंगे तो नेपाल को कुछ नुकसान जरूर होगा। हालांकि नेपाल का जो रुपया है वो भारत के बॉर्डरों के हर सिटी में चलता है और नेपाल को जो सामान चाहिए वो सब भारत में मिलता है। तो इसलिए ये भी मान सकते हैं कि नेपाल को उतना भारी नुकसान नहीं होगा। इसका मुख्य कारण है कि नेपाल को जो सामान चाहिए वो सब भारत में मिलता है और नेपाल का रुपया लेके जाएंगे तो भारत के बॉर्डर साइड की जितनी भी सिटियां हैं वहां पे नेपाली रुपया चलता है। यानी फूड संबंधी
सैंक्शन यदि नेपाल पे लगा भी देता है अमेरिका, तो नेपाल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बगल में भारत है और भारत नेपाल पे कभी सैंक्शन नहीं लगा सकता। कारण नेपाल भारत का एक व्यापारिक पार्टनर है। दुनिया में अमेरिका बोले, चाइना, रूस कुछ भी बोले, लेकिन भारत कभी भी नेपाल पे सैंक्शन नहीं लगाएगा। जनता ही विरोध करना चालू कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता तो सामान न बेचती है नेपाल को। व्यापार बंद होगा नहीं होगा, कम से कम $8 बिलियन का व्यापार होगा भारत नेपाल का, जिसमें नेपाल ज्यादा खरीदता है। तो कहने का मतलब है अमेरिकी सैंक्शन से नेपाल को ज्यादा नुकसान नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अमेरिका और नेपाल के बीच में टेंशन होता है, जैसे कि नेपाली मीडिया दिखा रही है ज्यादा से ज्यादा अमेरिका का विरोध करके। तो उससे होगा क्या कि वर्ल्ड बैंक से नेपाल को लोन नहीं मिलेगा। अमेरिका नेपाल को FATF की लिस्ट में भी डाल सकता है, जिससे क्या होगा कि जो विदेशों से इन्वेस्ट आ रहा है वो बंद हो जाएगा। यानी अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है अभी नेपाल का नुकसान। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, काफी नुकसान होगा, लेकिन भारत नेपाल मित्र देश है, इस कारण नेपाल जो है वो अमेरिकी सैंक्शन को झेल लेगा। और एक बात और भी है कि जैसे अमेरिका किसी भी देश में जो उसकी बात नहीं मानता है, तो अमेरिका वहां पे अटैक करवा देता है, हवाई हमला करवा देता है, लेकिन नेपाल पे नहीं कर पाएगा। कारण एक साइड चाइना है, एक साइड भारत है। अमेरिकी सेनाओं को नेपाल में आने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि भारत अपना एयर स्पेस तो देगा नहीं, चाइना भी नहीं देगा। तो नेपाल में अमेरिका कैसे आ जाएगा? रास्ता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि अमेरिका नेपाल में घुस जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेपाल और अमेरिका के बीच कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहा है जनता के लेवल पर। और आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका से जो भी देश दुश्मनी लेता है, अमेरिका उसका खूब नुकसान कर देता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि नेपाल को उतना नुकसान अमेरिका नहीं कर पाएगा। इसका मुख्य कारण है कि नेपाल भारत और चीन के बीच में स्थित है, जहां पर अमेरिका सैनिक कार्रवाई कभी नहीं कर सकता। धन्यवाद।